भारत और चीन के बीच हर सप्ताह होगी चर्चा। दोनों देशों के बीच शांति बनने की जगी उम्मीद। सीमा विवाद पर बनेगी बात। फिलहाल दोनों देशों की सेना सीमा पर है तैनात। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों में मुठभेड़। लश्कर के 2 आतंकी किए ढेर। हिजबुल कमांडर मसूद को मारा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा 3 महीने में 22 बार बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कीमतों के नाम पर जनता से जबरन वसूले 18 लाख करोड़। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी कार्यालयों में 15% स्टाफ रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग मथुरा। ये रुक कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की जिम्मेदारी आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड ने आतंकी हमले को अंजाम दिया और उनका कहना है कि सभी आतंकी सुसाइड बॉम्बर थे, जिसके बाद कराची पुलिस और रेंजर्स ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सोमवार को कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 4 आतंकी पार्किंग एरिया में फायरिंग करते हुए मेन गेट पर उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया और इस दौरान सुरक्षा बलों से संघर्ष में 2 आतंकी उसी समय मारे गए और कुछ देर बाद बाकी बचे दोनों आतंकियों को भी कराची पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मार गिराया। हालांकि आतंकियों की फायरिंग के दौरान 6 लोगों के भी मारे जाने की खबर है और इसमें 4 गार्ड और 1 पुलिसकर्मी भी शामिल है। तो वही कराची पुलिस ने पूरी इमारत को खाली करा लिया और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा पास की रेलवे कॉलोनी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इसी बीच यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। यह इंटरनेशनल फ्लाइट के नियमों में अब थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात की विमान अथॉरिटी ने सोमवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले विमानों की सेवा को बंद कर दिया गया जब तक एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और जांच की स्थिति नहीं बदलती, तब तक ऐसी ही सुविधा जारी रहेगी। इसको लेकर सरकार ने आदेश दिया है कि अब एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और जब तक टेस्टिंग लैब नहीं बनती तब तक किसी भी यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ट्रांजिशनल फ्लाइट ले रहा है तो भी उसे प्रवेश नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एयरपोर्ट से ही फ्लाइट चेंज कर आगे जा सकता है। आपको बता दें कि यूएई ने कुछ दिनों के लिए ही नियमों में बदलाव किया है और यात्रियों से भी अपील की है कि वे अपनी एयरलाइंस के संपर्क में लगातार बने रहें। दरअसल 1 जुलाई से यूएई व्यापक तौर पर विमान सेवा शुरू करने वाला था, लेकिन अब आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस तैयार की गई और इस नए नियम के तहत अगर किसी के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो साबित करती हो कि यात्री ने पिछले 72 घंटे में टेस्ट करवाया है और वो कोरोना नेगेटिव आया है, उसे यात्रा नहीं करने दी जाएगी। वहीं भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच जापान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टोक्यो में शिबुया स्टेशन के पास हाचिको की प्रतिमा के सामने खड़े होने वालों में जापानी, भारतीय, ताइवानी, तिब्बतियन और कई अन्य देशों के मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। ये सभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी सोच के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। जाहिर है पिछले कुछ सालों में महत्वाकांक्षी शी जिनपिंग ने काफी उग्रता के साथ पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, फिर चाहे वो जापान हो, फिलीपींस हो, वियतनाम, भारत या फिर भूटान हो। चीन ने साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी पर भी अपना दावा किया, जिसको लेकर आसियान देशों में भी नाराजगी है। यह बात गौर करने लायक है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के अंदर भी लोकतंत्र को खत्म कर दिया है और पिछले 1 साल से हांगकांग में चल रहे विरोध प्रदर्शन और चीनी राष्ट्रपति द्वारा उसे दबाने की कोशिश भी इसी सोच का नतीजा है। हालत यह है कि जिनपिंग के खिलाफ उठने वाले सभी आवाजों को दबा दिया गया है।
तो वहीं पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना की हिमाकत के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। तो वहीं भारत की तरफ से भी चीन के हर हमले का करारा जवाब देने के लिए सीमा के पास फौज तैनात की गई है। आखिरकार दोनों देशों के बीच बातचीत से विवाद सुलझाने पर सहमति तो बनी है, इसीलिए भारत और चीन के बीच प्रत्येक सप्ताह वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन लेवल की बातचीत होगी और यह बैठक वर्चुअल होगी और पिछले सप्ताह की तरह इसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अधिकारी ही करेंगे। इससे उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच WMCC लेवल की बातचीत से सीमा पर तनाव कम होगा। जाहिर है कि पिछले कुछ समय में चीन ने कई बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की है, हालांकि भारतीय सेना की बहादुरी की वजह से उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बनी सहमति के बावजूद चीनी सेना अपनी सीमा में वापस नहीं लौटी थी। तो वही भारत चीन सीमा तनाव के बीच फ्रांस से आपको बता दें कि 6 राफेल लड़ाकू विमानों के 27 जुलाई को भारत पहुंचने की संभावना है। ये विमान पहले मई में पहुंचने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के चलते ये समय पर भारत को नहीं मिल सके। सूत्रों ने बताया कि फ्रांस से उड़ान भरने के बाद ये विमान भारत के अंबाला शहर स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। पहले 4 राफेल विमान आने वाले थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 6 विमान भारत पहुंचेंगे। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने है और भारत ने साफ कर दिया है कि वो चीन की सीना जोरी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस स्थिति में अगर राफेल विमान भारत को मिलते हैं तो इससे वायुसेना की ताकत में भी जबरदस्त इजाफा होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ तो कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और कई अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गई है। लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम उस वक्त बढ़ाए जा रहे हैं जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने के बजाय पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने कई लाख करोड़ की अतिरिक्त वसूली की। तो वही केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने चीन की धोखेबाजी पर एक बड़ा खुलासा किया है। वीके सिंह ने बताया कि कैसे गलवान घाटी में झड़प हुई, गलवान में 15 जून की रात क्या हुआ था और इसके साथ ही वीके सिंह ने यह भी कहा कि यह 1962 का भारत नहीं है। मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व हर विकल्प के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि चीन की हमेशा से यह खासियत रही है कि वो अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 1959 में हमारे प्रधानमंत्री को जो नक्शा दिया था, उस नक्शे पर उन्होंने क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी। नक्शे को जमीन पर उतारेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर दिखाई देगी और जिसका चीन हमेशा फायदा उठाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान राज्यों में कुछ जरूरी दुकानें खुली रहेंगी और मिशन बिगिन अगेन के तहत सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मुंबई और उसके आसपास के इलाके में आपको बता दें कि गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाजारों में
ऑड इवन की मौजूदा व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। इसके साथ ही लॉकडाउन में छूट की भी पुरानी व्यवस्था लागू रहेंगी। आदेश के अनुसार सीमित लोगों के साथ ही दफ्तर भी खुलेंगे और एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 30 जून के बाद राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी। तो वहीं हल्द्वानी नगर निगम पर कोरोना राहत बचाव कार्य और सैनिटाइजेशन के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगा है। इसके साथ ही कांग्रेसी पार्षदों के साथ एआईसीसी सदस्य सुमित हृदयेश अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस पार्षद और सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि आपदा के समय नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और खाना पूर्ति के लिए सिर्फ जांच बिठाई गई। तार हम देख रहे थे कोरोना में, जैसे आपदा में अफसर के लिए कहा गया कि आपदा में अफसर ढूंढे, नगर निगम ने इस आपदा में लूट मचाने का अफसर ढूंढ लिया। पहले सैनिटाइजेशन के नाम पे जो सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना छिड़काव हुआ, क्या छिड़काव हुआ, ये किसी को नहीं पता लगा। सड़कों पे बहा दिया गया सैनिटाइज़र और बाद में उनके मुख्य नगर अधिकारी कह रहे थे कि जैसी धूल से मिलता है बेकार हो जाता है। तो इतने लाखों रुपए उन्होंने इसमें बर्बाद करे। 1,06,000 रुपए के वो कह रहे हैं गोले बनाए। एक गोले की कीमत 5 रुपए भी मान ले तो 20,000 गोले नगर निगम क्षेत्र में कहाँ बने, आप ढूंढ के दिखा दीजिए। और सबसे बड़ा विषय है 155 दुकानों का जो नामांतरण हुआ है, पहले नाम किसी के थी, ट्रांसफ़र करी गई और उसमें जो स्टैंप की ड्यूटी, जो स्टैंप लगना था, वो उन्होंने सरकारी स्टैंप का इस्तेमाल नहीं करा, अपने मनचाहों को दुकानें आवंटित करा दी। उसमें हेरा फेरी लेन देन सब हुआ है और उसके अलावा राजस्व का नुकसान हुआ है, स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई है। तो ये चोर नगर निगम है और ये भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है और इसी के लिए हम यहाँ पे लगातार धरने पर बैठे हैं। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि किसान, कारोबारी और ट्रांसपोर्ट कारोबार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल है। परंतु साथियों, मोदी जी ने 20 मिनट के मन की बात में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम सभागार में इकट्ठे हुए और निर्वस्त्र होकर शहर की सड़कों पर निकलकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल पर लगी एक्साइज ड्यूटी के साथ ही अन्य करों को समाप्त करना चाहिए, जिससे जनता पर पड़ रही महंगाई का अनैतिक दबाव कम किया जा सके। लगातार बढ़ रहे तेल के दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडल मुख्यालय पर त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और महंगाई आसमान छू रही है, इसके विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते कुछ और प्रमुख खबरों की ओर। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल जारी है, तो वहीं चीन की ओर से सीमाओं पर की जा रही घुसपैठ को लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को सच बताएं कि चीन देश की सीमा में कितना अंदर घुसा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार यह बताए कि पीएम केयर्स फंड में कितनी चीनी कंपनियों ने फंड दिया है।
विवादित कंपनी है हुंडई ने 7 करोड़ रुपए दिए कि नहीं दिए, ये देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। क्या टिकटॉक के स्वामित्व वाली चीनी कंपनी ने पीएम केयर फंड में 30 करोड़ का योगदान किया कि नहीं किया, ये देश के प्रधानमंत्री जी को क्लियर करना चाहिए। क्या पेटीएम, जिसमें 38% हिस्सेदारी चीनी कंपनी की है, इस विवादित कंपनी से जो है 100 करोड़ रुपए का योगदान पीएम केयर फंड में हुआ है कि नहीं, ये जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। क्या चीनी कंपनी शाओमी ने पीएम केयर फंड में जो है 15 करोड़ रुपए का योगदान दिया है या नहीं दिया है? क्या चीनी कंपनी ओप्पो ने 1 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दिया है या नहीं दिया है? तो प्रधानमंत्री जी चीनी कंपनियों से जो पीएम केयर फंड में जो फंड आ रहा है उसका जिक्र नहीं करते हैं। ये तो जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी बताएं। एक और आप कहते हैं कि हम घुस करके मारेंगे, और आज आप जो देश हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है उसका नाम लेने में भी हिचक रहे। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा में बारिश का अनुमान जताया, जबकि प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम तक बारिश हो सकती है। इसके साथ ही नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जो कि पिछले समय के मुताबिक थोड़ी कम है। हालांकि आने वाले समय में ज्यादा बारिश भी हो सकती है। मानसून का दे दिया था और 25-26 तक भी थोड़ी बारिश मिलती रही, लेकिन 26 के बाद जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें करीब करीब बारिश जो है बहुत कम हो गई है। लेकिन कल से आपने देखा कि थोड़ी एक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है 28 से। और अब जो ये एक्टिविटी है मानसून की, तो मैं कहूँगा कि जो आज से अगर हम बात कर लें तो कुमाऊं क्षेत्र में तो अनेक जगहों तक में, और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों में लाइट मॉडरेट एक्टिविटी आज से आपको मिलनी शुरू रहेगी। और कल 30 से बात करें तो 30 से मैं समझता हूँ कि और भी जो पूरे प्रदेश में ही अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश मिलनी शुरू हो जाएगी, और ये करीब 2 तारीख तक इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा जुलाई के। लेकिन फिर उससे आगे आप देखेंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़नी चाहिए, और जो इंटेंसिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं कहूँगा कि अधिकांश जगहों में बारिश 3 तारीख से आगे मिलनी चाहिए हमको प्रदेश में। और साथ में जो है जो इंटेंसिटी वो भी थोड़ा बढ़ेगी, लाइट से मॉडरेट के साथ साथ मैं कहूँगा कि जो हैवी रेंस भी है वो भी एका दुका जगहों में, जैसे आप कह सकते हैं कि जो है 3 तारीख से अगर मैं बात करूँ खासकर, तो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो है बागेश्वर है या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, और मिड हिल्स में करें या लोअर हिल्स में कहें तो उसमें जो है नैनीताल, देहरादून या टेहरी, तो इनमें संभावना है कि 3 तारीख से जो है एका दुका जगहों में इनमें हैवी रेंस भी मिलनी शुरू हो जाए। उत्तराखंड के हरिद्वार के वरिष्ठ संत महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने मेयर अनीता शर्मा के पति और कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा पर जान माल का खतरा समेत कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल हरेराम आश्रम में प्रेस वार्ता कर कपिल मुनि महाराज ने कहा कि अशोक शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ आश्रम के बाहर आए थे और आश्रम की पुलिया को अवैध बताकर धरना प्रदर्शन करते रहे। तो वही स्वामी कपिल मुनि ने कहा कि साल 2013 में हुए एग्रीमेंट के मुताबिक अशोक शर्मा को जमीन बेचने से उन्होंने इनकार कर दिया था, और तब से ही अशोक शर्मा आश्रम की जमीन को कब्जाने की फिराक में हंगामा करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तैनात एक कांस्टेबल की सड़क हादसे में जान चली गई। दरअसल कांस्टेबल का तबादला गैर जनपद हो गया था, जिसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही घरेलू सामान लेकर जा रहा था और इस दौरान गाड़ी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कांस्टेबल और उसके 6 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और मासूम बच्ची घायल हो गए। इस हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। कोरोना महामारी के बीच शहर में दानदाता, भामाशाह और कई निजी संस्थाएं अपने अपने तरीकों से जन सेवार्थ कई आयोजन करती रहती हैं।
हाल ही में राजस्थान सरकार की रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील को देखते हुए एक निजी संस्था के तत्वावधान में विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 135 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक नरपत सिंह राजवी भी मौजूद रहे। राजस्थान के पाली के सुमेरपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की शेष 2 परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुई। बोर्ड परीक्षा के प्रभारी अशोक सोरडिया ने बताया कि सुमेरपुर ब्लॉक में कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 3261 विद्यार्थी नामांकित थे, जिनमें से 69 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। तो वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से पहले सैनिटाइजेशन किया गया और विद्यार्थियों को भी मास्क एवं सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर ही परीक्षा में बिठाया गया। तो वहीं संघवी केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने गणित का भी पेपर दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीन निर्देशानुसार आज 29 तारीख को स्थानीय विद्यालय में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा से पूर्व पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करवाया गया है। साथ ही आने वाले हर परीक्षार्थी को पहले हाथ धुलवाया गया, सैनिटाइज किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए परीक्षा कक्ष तक ले जाया गया और परीक्षा दे रहे हैं। सुमेरपुर उपखंड के पावा गांव में पिछले से आपको बता दें कि गांव के बावरी समाज की धाणी और मीणा समाज की धाणी में पानी की भयंकर समस्या रही। धाणीवासी लगातार जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत से पेयजल की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और अब इस समस्या का समाधान कर दिखाया सरपंच करुणा राजपुरोहित ने। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि वो ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात दिलवाएंगे और अब यहां पाइपलाइन डालने का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। आखिरकार पानी की समस्या का समाधान कर ही लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।